नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा दावा है और उम्मीद है तो आज का दिन भविष्य के भारत की विकास यात्रा के लिए एक बहुत ही अहम दिन माना जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। जब किसी भी इलाके में कोई एयरपोर्ट बनता है ना, तो कैसे खुद ब खुद विकास होता है, ये आज आप जानेंगे। आपको आगे अपनी रिपोर्ट में हम दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत दुनिया का एविएशन हब बनने जा रहा है। एविएशन इंडस्ट्री के बहुत बड़े कंज्यूमर भारतीय बनने जा रहे हैं। जी हां, 2036 तक भारतीय एविएशन मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी होगी। भारत में 2036 तक 33 करोड़ 60 लाख लोग नए हवाई यात्री के तौर पर शामिल होंगे। 2036 तक भारत में कुल 47 करोड़ 80 लाख से ज्यादा यात्री होंगे। आप समझ रहे हैं? कुल मिलाकर भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एविएशन सेक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है, और इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे अपनी भूमिका निभा सकता है, अब इसे समझिए आप। यह शानदार एयरपोर्ट दुबई का है। इसे दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक कहा जाता है। हमें उम्मीद है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इससे भी शानदार और बड़ा होगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन आज हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि कैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुबई की किस्मत बदल दी, कैसे एयरपोर्ट से विकास और देश की जीडीपी जुड़ी होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। दुबई में एयरपोर्ट पहले भी था, लेकिन 2008 में उसने दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल तैयार किया। एमिरेट्स टर्मिनल 3 खुलने के बाद दुबई में 6 करोड़ पैसेंजर सालाना आने लगे। अब दुबई की अर्थव्यवस्था में 1/3 योगदान एविएशन सेक्टर का है। 2013 में दुबई की जीडीपी में एविएशन का योगदान करीब 2 लाख करोड़ रुपए यानी 27% का था, जो 2020 में बढ़कर करीब 4 लाख करोड़ रुपए यानी 37.5% का हो गया है। 1988 तक दुबई में सिर्फ 48 होटल थे, जिनमें 4,764 कमरे थे। लेकिन फिर दुबई एयरपोर्ट का विस्तार हुआ और अब दुबई में होटल के 1.5 लाख से ज्यादा कमरे हैं। अब उम्मीद है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश का भी ऐसे ही विकास होगा, ऐसा सरकार का दावा है। यहां अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली ऐसे अनेकों औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां सर्विस सेक्टर का बड़ा इकोसिस्टम भी है और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम हिस्सेदारी है। विशेष रूप से छोटे किसान फल, सब्जी, मछली जैसी जल्दी खराब होने वाली उपज को सीधे एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुनर पारंपरिक है। ये भारत से होने वाले सामान के निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत से 44% हैंडीक्राफ्ट, 39% कारपेट और 26% लेदर का सामान उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। एयरपोर्ट बनने से जिन जिलों में यह सामान बनता है, उनकी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। जैसे आगरे से चमड़े का सामान और पेठा, अलीगढ़ के ताले, बदायूं की जरदोजी, बुलंदशहर के सेरेमिक उत्पाद, फिरोजाबाद की चूड़ियां और कांच का सामान, मेरठ के खेल से जुड़े उत्पाद, मुरादाबाद के पीतल के सामान। जेवर में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिर्फ विकास की ही बातें की। उन्होंने भी लोगों को एयरपोर्ट से होने वाले फायदों को गिनाया। जैसे ये समझिए कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से क्या होगा। दिल्ली और उसके आसपास ये दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिससे इस पूरे इलाके के अलावा आसपास के राज्यों की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और फरीदाबाद जैसे शहरों की करोड़ों की आबादी को फायदा होगा।
अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि कार्गो एयरपोर्ट भी होगा, जिससे भारत की लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। आसपास ही एयरोसिटी, फिल्म सिटी और अपैरल पार्क भी बन रहे हैं। आसपास के इलाकों में नई औद्योगिक इकाइयां और फसल मंडियां भी विकसित हो रही हैं। इस एयरपोर्ट के माध्यम से पहली बार देश में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की इसकी भी कल्पना साकार हो रही है। इससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिलेगी, एक नई उड़ान मिलेगी। एयरपोर्ट की कुछ खासियतें तो ऐसी हैं जो इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही हैं। इस एयरपोर्ट की विशेषताएं देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5800 हेक्टेयर भूमि पर बन रहा है। ये देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हर साल 22 करोड़ यात्रियों के प्रबंधन की क्षमता होगी। पहले चरण में 1334 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा। 5730 करोड़ की लागत से 2024 तक पहला चरण पूरा होगा। पहले चरण में 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड और चौथे चरण तक ये 186 होंगे। ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। इसीलिए इस एयरपोर्ट को सड़क, रेल और मेट्रो मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि दूर दूर के जिलों से एयरपोर्ट अच्छे से जुड़ जाए। नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा बता रहे हैं कि जब एयरपोर्ट शुरू होगा तो कैसे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि यहाँ मल्टी मॉडल कार्गो हब बनने जा रहा है, यह इंडस्ट्री आएगी, उद्योग आएगा, लेकिन रोजगार कितना पैदा होगा? देश को तो रोजगार चाहिए। देखिए 1 लाख तो सीधे प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ लोगों को प्राप्त कर रहा। मैं हवाई उड्डयन मंत्री, राज्य मंत्री भी रह चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कितना सीधा किसी का होटल चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का ढाबा चलेगा, जमीनों के भाव बढ़ गए, वो अपने उद्योग लगाएंगे। तो लगभग 5 लाख लोगों तक इनडायरेक्टली अगर हम मान करें तो लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और ये तस्वीर आपको 2 साल के अंदर नजर आ जाएगी कि ये इस हवाई अड्डे का क्या असर आने जा रहा है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि यह न सिर्फ कार्गो का हब होगा बल्कि यहाँ विमानों की रिपेयरिंग का भी काम होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी भारत अपने विमानों की रिपेयरिंग विदेश से करवाता है और वहां इस पर 15,000 करोड़ रुपए सालाना का खर्च होता है। आप कल्पना कीजिए, आज भी हम अपने 85% विमानों को एमआरओ सेवा के लिए विदेश भेजते हैं और इस काम के पीछे हर वर्ष 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 30,000 करोड़ में ये प्रोजेक्ट बनने वाला है। सिर्फ रिपेयरिंग के लिए हर वर्ष 15,000 करोड़ बाहर जाता है। हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जिसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों को जाता है। अब ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मदद करेगा। तो हम आपको ये बता रहे थे कि कैसे भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए एविएशन सेक्टर का विकास करना बहुत जरूरी है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे अपनी भूमिका निभाएगा, अब एक बार फिर से उन आंकड़ों को आप समझ लीजिए, देख लीजिए। आर्थिक जानकारों के मुताबिक शहरी जीवन के विकास में एयरपोर्ट्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एयरपोर्ट का योगदान बहुत होता है। आज किसी भी शहर के लिए गति, उसकी सुलभता और मोबिलिटी यानी गतिशीलता बहुत जरूरी मानी जाती है और इसमें एयरपोर्ट बहुत बड़ा योगदान करते हैं। आसान भाषा में अगर समझाऊं मैं आपको तो बहुत बड़ा और अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर होगा तो नजदीक के शहरों का भी विकास होगा। बड़े बड़े बिजनेस हब, दफ्तर, होटल सब एयरपोर्ट के आसपास ही बनेंगे। फिर इनमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आएंगे, शहरों में रहेंगे, घूमेंगे। कुल मिलाकर हर लिहाज से शहरों का विकास होना तय है। अब यही कोशिश की जा रही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसके आसपास के इलाके का विकास हो। आज इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया। एयरपोर्ट के विकास की रफ्तार
पकड़कर अब बीजेपी जो है वो 2022 में फिर से यूपी की कुर्सी तक पहुंचने का ख्वाब देख रही है, क्योंकि जेवर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और किसान आंदोलन ने इस इलाके में बीजेपी को काफी डैन पहुंचाया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव गठबंधन के बंधन से बीजेपी की राहों को मुश्किल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जेवर के मंच पर जहां पीएम ने विकास को राष्ट्र नीति से जोड़ा, वहीं सीएम योगी ने जिन्ना और गन्ने का भी बिगुल बजाया। अब उत्तर प्रदेश में विकास और गठबंधन की लड़ाई में वोटर किसे जिताते हैं, किसे जीत का जेवर पहनाते हैं, मौजूदा समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं, अब वो समझिए मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट से। आजादी के 7 दशक बाद पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को चुनावी एजेंडा बनाने के लिए पहले उसे राष्ट्रनीति से जोड़ा और फिर विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक। हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जेवर एयरपोर्ट से बीजेपी को सत्ता का गहना पहनना है, क्योंकि वो जानती है कि किसान आंदोलन से पश्चिमी यूपी में उसे अच्छा खासा नुकसान हो चुका है और लोग गुस्से में हैं। इसलिए अब विकास का मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। यूपी में और केंद्र में पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को नजरअंदाज किया, उसका एक उदाहरण ये जेवर एयरपोर्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य कार्यक्रम के बीच नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास तो कर दिया है और आकांक्षाओं की उड़ान की एक नई आशा की किरण फूंक दी है। देखना ये होगा कि ये उड़ान भाजपा को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है। बीजेपी पश्चिमी यूपी के लिए पूरी ताकत क्यों लगा रही है? इसकी पहली वजह तो यह है कि लखनऊ पहुंचने के लिए पश्चिमी यूपी का आशीर्वाद जरूरी है। इसे आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में 20 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 58 और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 में समीकरण उलट गए। बीजेपी को पश्चिमी यूपी से 109 सीट मिली और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 21। अखिलेश सत्ता से बाहर हो गए और योगी की सरकार बन गई। इस बार किसान आंदोलन ने पश्चिमी यूपी को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन बीजेपी के लिए दूसरी मुश्किल अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में खड़ी कर दी है। बीजेपी की कोशिश भी है, प्रयास भी है कि पश्चिमी यूपी में जो किसान आंदोलन के बहाने लोगों की नाराजगी है, उस नाराजगी को खत्म किया जाए। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि पूर्वांचल में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, उससे अब बीजेपी को पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अखिलेश का बढ़ता कुनबा योगी का सिरदर्द बढ़ा रहा है, क्योंकि इससे वोट बैंक में सेंध लगने का खतरा तो बढ़ ही रहा है। अखिलेश के बढ़ते साथ ही उनका कद भी बढ़ा रहे हैं और अखिलेश अपनी इस ताकत को पहचान भी रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी को भी साथ ले आए, महान दल को भी साथ ले आए, कृष्णा पटेल जी का भी दल साथ ले आए और आप लोग भी साथ हैं। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। अखिलेश की इस ताकत का खतरा बीजेपी भांप चुकी है, इसलिए जेवर में सजे मंच पर पीएम विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे, तो सीएम योगी जिन्ना का जिक्र करने से भी नहीं चूके। आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
अखिलेश के महागठबंधन बना लेने से यूपी की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प हो गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक काफी बढ़ गया है और पश्चिमी यूपी में वो किसानों की बीजेपी से नाराजगी और आरएलडी दोनों का फायदा पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने विकास का इक्का चला है, जो अखिलेश के लिए भी बड़ी चुनौती है। अब जरा नेशनल पॉलिटिकल बातें आप तक पहुंचा दी जाए। नेशनल पॉलिटिक्स में हुए धमाके का विश्लेषण करना जरूरी है। टीएमसी की ममता बनर्जी ने मिडनाइट ऑपरेशन में कांग्रेस को एक बार फिर से जोर का झटका दे दिया है। मेघालय में कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने देर रात टीएमसी का दामन थाम लिया, जिसमें उसके पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे। वैसे ममता पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के किले में इसी तरीके से सेंधमारी कर रही हैं और इसे ममता के ऑपरेशन 2024 यानी 2024 का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली पहुंचने के लिए ममता ने जो रास्ता अख्तियार किया है, क्या वो विपक्ष को तोड़कर और कांग्रेस को कमजोर करके बीजेपी की राह को आसान कर रहा है, या फिर ममता मोदी के लिए चुनौती बनने जा रही है? पूरा विश्लेषण अगली रिपोर्ट में है। सिर्फ 100 घंटे के लिए ममता बनर्जी दिल्ली के आई। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक कांग्रेस के किले हिल गए। राजधानी पहुंचते ही उन्होंने हरियाणा और बिहार में कांग्रेस को जख्मी किया और जाते जाते मेघालय में तो कांग्रेस पर कारपेट बॉम्बिंग ही कर दी। With this exercise, we found a space, a platform, and we decided to march with All India Trinamool Congress. और इस तरह मेघालय में कांग्रेस का किला पूरी तरह ढह गया, क्योंकि उसके 17 में से 12 विधायकों ने ममता का दामन थाम लिया। ममता पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को जिस तरह से तोड़ रही हैं, अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो यही लगता है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को ममता आगे ले जा रही है। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस से टीएमसी में शामिल नेताओं की लिस्ट देखी जाए तो हरियाणा कांग्रेस के मजबूत नेता अशोक तंवर अब ममता के साथ हैं। उत्तर प्रदेश से ललितेश त्रिपाठी को ममता अपने खेमे में ले चुकी हैं। गोवा से लिजिन्नो फिलेरियो टीएमसी से सांसद भी बन चुके हैं। 2 दिन पहले ही बिहार कांग्रेस से कीर्ति आजाद तृणमूल के सिपाही बन गए। पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी भी अब ममता बनर्जी के साथ हैं। कभी कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव भी ममता की सेनापति बन चुकी हैं और अब मेघालय से मुकुल संगमा और 11 विधायक टीएमसी में शामिल हुए हैं। ममता के इस ऑपरेशन से कांग्रेस बौखलाई हुई है, तभी तो वो ममता पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, तो कभी बीजेपी से साठगांठ का। मेघालय में रातों रात ममता ने जिस तरह कांग्रेस के पैरों से जमीन खींची, उससे कांग्रेस तिलमिला उठी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, उनको एक चुनौती भी देना चाहते हूं। अगर नैतिकता की जरा सा भी एक बिंदु अगर बची रहे तो उन्हीं एमएलए जो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में शामिल हो चुके हैं, उन्हीं एमएलए को कहिए कांग्रेस की जो सिंबल छोड़ के टीएमसी की सिंबल पकड़ के चुनाव लड़के टीएमसी में शामिल हो, मैं मान जाऊंगा। मंगलवार को भी जब ममता ने अशोक तंवर और कीर्ति आजाद को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया था तो अधीर रंजन इसी तरह भड़के थे। लेकिन ममता का ऑपरेशन जारी है और इसका ब्लूप्रिंट कौन लिख रहा है, इसका भी पता कांग्रेस को है। एक तरफ टीएमसी, फेलेरो और पीके 3 मिलके ये काम किया है, ये जानकारी हमें थे। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक कांग्रेस में ममता की सेंधमारी की स्क्रिप्ट प्रशांत किशोर लिख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है ये भी तो समझ लीजिए आप। ममता विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं। कांग्रेस से ज्यादा मजबूत होने पर ही वो विपक्ष का चेहरा बन सकती है और उनके लिए वो आसान हो पाएगा। कांग्रेस को कमजोर करने से ही ममता की राह आसान हो पाएगी। बड़े चेहरों को तोड़ने से ही उनकी देश भर में पहुंच भी बढ़ेगी और इसीलिए ये पूरा गेम प्लान। ममता इसी रोड मैप पर बढ़ रही है और कांग्रेस लाख कोशिश कर ले, उसके बावजूद अपने नेताओं को रोक नहीं पा रही है, उसमें नाकाम हो रही है। तृणमूल में शामिल हो रहे कांग्रेस के नेता अब ये भी सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस को तृणमूल का नेतृत्व स्वीकार कर उसका साथ देना चाहिए। ममता के ऑपरेशन से केवल कांग्रेस का घर ही नहीं टूट रहा, बल्कि विपक्ष की एकता भी बिखरते हुए नजर आ रही है। एक तरफ ममता विपक्ष का अपना अलग खेमा बना रही हैं, तो विपक्ष के दूसरे खेमे की कमान कांग्रेस पार्टी के पास है।
ममता के सपने और उनकी चाल का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ममता इस बार 4 दिन के दिल्ली दौरे पर आई, लेकिन सोनिया गांधी से नहीं मिली। और इस बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो जवाब भी उनका बेहद तल्ख अंदाज में था। इस बार मुलाकात नहीं होगी कि हर टाइम मुलाकात होने का कोई बात है क्या? ये कोई मैंडेटरी है? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है? मैंने बोला, मैंने टाइम नहीं मांगा। वो लोग बिजी है पंजाब इलेक्शन के लिए, लेट देम बी बिजी फॉर देयर पार्टी वर्क। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद ममता बनर्जी साल 2024 के लोकसभा चुनाव को मोदी बनाम ममता बनर्जी बनाने का ख्वाब देख रही हैं। जीत गई तो प्रधानमंत्री की कुर्सी, और अगर हार गई तो विपक्ष की सबसे बड़ी नेता बन जाएंगी। यानी इस बाजी में उनकी हार होनी ही नहीं। रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये कहती है कि हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन इसमें एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। देश के सबसे अमीर राज्यों में शुमार महाराष्ट्र और गुजरात में कुपोषित बच्चों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। अभी बच्ची का इतना बड़ी हो गई तो राशन कैसे मिलेगा? अब छोटे छोटे बच्चे के मिलेगा। बच्ची अब कैसी है? ठीक है? नहीं, खत्म हो गई। बीवी को मुझको बता के ले गए, उन्होंने 5000 रुपए दिए थे, किसी को कहना मत। बड़ी कल्पक आंगनबाड़ी है तो मतलब लगभग समय मतलब बंद ही रहता है। बच्चे तो कुपोषण से शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं। बच्चे के बारे में सरकार और विभाग थोड़े सोच रहा है। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, इस संकल्प लेकर के अगर चलना है, हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। पीएम मोदी के इस संकल्प को 4 साल बीत चुके हैं। बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए योजनाओं पर जोर भी दिया गया, लेकिन इससे जुड़े जो ताजा आंकड़े आए हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है। खबर ये नहीं है, खबर ये है कि देश के सबसे अमीर 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात, वहां पर कुपोषण से बच्चों की स्थिति खराब है, यानी कुपोषित बच्चों का मामला बढ़ता जा रहा है। 2015-16 में महाराष्ट्र के 34.4% बच्चे ऐसे थे जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम थी, जबकि 2019-21 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 35.2% हो चुकी है। ठीक ऐसे ही 2015-16 में गुजरात के 38.5% बच्चे ऐसे थे जिनकी लंबाई उम्र के हिसाब से कम थी, जबकि 2019-21 में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 39% हो चुकी है। महाराष्ट्र में साल 2015-16 में 36% बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम था। 2019-21 में यह आंकड़ा बढ़कर 36.1% हो गया है। वहीं गुजरात में साल 2015-16 में 39.3% बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम था, जबकि 2019-21 में यह बढ़कर 39.7% हो गया है। मुंबई से सटे पालघर में विनवल गांव की रेखा मोरघा का बच्चा 3 महीने का हो चुका है। सामान्य तौर पर 3 महीने के बच्चे का वजन करीब 6 किलो के आसपास का होता है, लेकिन इनके बच्चे का वजन करीब 3.9 किलो है। साफ है इनका बच्चा कुपोषण का शिकार है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? महाराष्ट्र देश के अमीर राज्यों में शुमार होता है, फिर वहां पर कुपोषित बच्चों की संख्या कैसे बढ़ रही है? कुपोषण के लिए काम कर रहे लोग इसके लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ज्यादातर आंगनवाड़ी में बच्चों को तैयार खाना देना, उसके बजाय टेक होम रेशन की जो धारणा हमने की है और कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड पूरा काम हम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ये कंत्राटदारों के पास, ठेकेदारों के पास जा रहा है और बच्चों के पेट में उसका नतीजा नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र से सटे मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शिवपुरी में करीब 2500 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इस साल तो 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। 9 अक्टूबर को ही 1 साल की बच्ची लक्ष्मी ने दम तोड़ दिया था। माता पिता उसका इलाज कराने कोलारस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए थे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। पिता का आरोप है कि मौत की वजह बच्चे को इलाज का नहीं मिल पाना है। बच्ची अब कैसी है? ठीक है? नहीं, खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ। इसके बाद हम भी आई थी, 2 गाड़ियाँ आई थी, 4 लेडीज आई थी,
हमको बीवी को मुझको बटार के ले गए, उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे, किसी से कुछ कहना मत। अभी सुनने में आया कि आपका एक और बच्चा कुपोषित निकला है। हाँ, वो वही NRC में भर्ती दिया। हालांकि एमपी के ही खंडवा में कुपोषण से हालात सुधरने की खबर है। एक वक्त था जब यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। कुपोषण के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। खंडवा में कुपोषण से लड़ने के लिए 9 पोषण पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। कुपोषित बच्चों का यहाँ उचित इलाज किया जा रहा है। 14 दिन भर्ती रखे, बहुत दुबला था, लाए थे जब, अभी 1 किलो वजन बढ़ गया है इसका। खाने पीने को भी अच्छा मिल रहा है यहाँ, और अच्छा ठीक हो गया है ये। अब छुट्टी ले लेंगे हम 14 दिन। इसका लाए थे जब 7 किलो 100 ग्राम था, अभी मतलब 8 किलो हो गया पूरा। एक RTI के जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि भारत में अक्टूबर 2021 तक करीब 33 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 91% बढ़ी है। बच्चों में सबसे ज्यादा कुपोषण महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में है। ये बिहार के कैमूर जिले का मोहनिया बरकतनगर है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए यहाँ सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन जिन लोगों को इसका फायदा होना चाहिए उन्हें कुछ भी मिल नहीं रहा। हमेशा तबीयत खराब रहता है। आंगनबाड़ी केंद्र में भेजती है पढ़ने के लिए? हो गया 2 महीना से, तब से खुल रहा है। अच्छा, तो क्या वहाँ से कुछ मिलता है खाने पीने के लिए? हाँ, लड़कन के दाना मिलता है, हलवा मिलता है। और कोई प्रोटीन का सामान नहीं मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से आप लोगों को भी कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता है? भारत जैसे विकासशील देश के लिए बच्चों में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी वजह से देश को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं। कुपोषण की वजह से देश की स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च बढ़ता है, देश में उत्पादकता में कमी आती है, देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होती है और हर साल देश को 8 लाख करोड़ का नुकसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। कुपोषण से लड़ाई में खराब प्रदर्शन की वजह से दुनिया के 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 101वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत 94वें नंबर पर था। यानी अगर देश को विकसित करना है तो बच्चों में कुपोषण को खत्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हर सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 32 हफ्ते हो गए, जी हाँ 32 हफ्ते। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह भगोड़े थे। पुलिस की तरफ से कहा गया, कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजे गए, लेकिन वो पेश ही नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, तब जाकर आज वो मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे। इसी बीच उनके साथ काम कर चुके मुंबई पुलिस के एक पूर्व ACP ने अपने सीनियर रहे परमवीर सिंह पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप के मुताबिक परमवीर सिंह ने 26/11 हमले में पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के मोबाइल फोन को गायब कर दिया। करीब 231 दिन से फरार चल रहे मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह आखिरकार मुंबई पुलिस के सामने पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसके बाद परमवीर सिंह हाजिर हुए हैं। परमवीर सिंह जांच में सहयोग करने के लिए और अपना बयान दर्ज कराने के लिए, जांच का हिस्सा बनने के लिए मुंबई पहुंचे हैं और मुंबई पहुंचने के साथ ही वो मुंबई के कांदिवली स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह पर मुंबई और थाने सहित 4 FIR दर्ज है, जिसमें वसूली के मामले, एक्सटॉर्शन के मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने आज इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया है, कोऑपरेट किया इन्वेस्टिगेशन के साथ, एंड इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। एंड जैसा कोर्ट का आदेश रहेगा, मुझे कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है एंड कोर्ट के आदेश के हिसाब से आगे की कार्रवाई। लेकिन पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लिए मुश्किल सिर्फ इतनी ही नहीं है। उनके साथ काम कर चुके ACP शमशेर पठान ने तो परमवीर सिंह पर और भी ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। शमशेर पठान का आरोप है कि 26/11 हमले में शामिल आतंकियों की परमवीर सिंह ने मदद की और आतंकी अजमल कसाब के मोबाइल फोन को उन्होंने गायब किया। उस टाइम पे परमवीर सिंह ये DIG थे ATS के, तो उस टाइम पे जब अजमल कसाब का जब मोबाइल उस टाइम में जब मिला था,
तो वो मोबाइल उस टाइम पे ये जब ATS वहाँ पहुँची चौपाटी पे, तो परमवीर सिंह ने वो हवलदार के पास से वो मोबाइल ताबे में लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने दे दिए, क्योंकि अभी ATS मांग रही है तो पुलिस स्टेशन वाले ऑब्जेक्शन लेंगे नहीं, और देने के बाद में भूल गए अभी ATS अपनी इंक्वायरी करेंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व ACP शमशेर पठान द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस में इतने बड़े पद पर रहे अधिकारी का ऐसा कहना बता रहा है कि बात छोटी नहीं है। इसीलिए उन्होंने मुंबई पुलिस से इसकी जांच की मांग की है। शमशेर पठान के मुताबिक जांच के दौरान जब कसाब के मोबाइल के गायब होने की बात पता चली तो परमवीर सिंह के पास एक पुलिस अधिकारी को मोबाइल लाने के लिए भेजा गया, लेकिन परमवीर सिंह ने उसे डांट कर भगा दिया। माली उनके पास गया, परमवीर सिंह के पास में। परमवीर सिंह को बोला, सर वो जो मोबाइल आपने लिए थे ना, वो कौन सा मोबाइल, कैसा मोबाइल, गेट आउट फ्रॉम हियर। 1 मिनट में उसको बाहर भगा दिया उसने। एकदम शॉक हो गया, अरे मोबाइल, हम सबके सामने मोबाइल लिया, मोबाइल लेके गया और अभी बोलता मोबाइल नहीं है बोल के। कसाब इकलौता आतंकी था जो जिंदा पकड़ा गया था। उसके मोबाइल फोन से देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बहुत सारे राज निकल सकते थे। उन लोगों का पता लग सकता था जिन्होंने भारत में उसकी मदद की थी। और ये मोबाइल परमवीर सिंह ने डिस्ट्रॉय किया है। अब मेरा तो बोलना ऐसा है कि उसमें की इन्फॉर्मेशन उसने ATS में रहते हुए क्रैक की, और क्रैक करने के बाद में जो भी हैंडलर्स थे 26/11 के, जो हैंडलर्स लोकल हैंडलर्स थे, उनके पास से इसने बड़ी बड़ी तोड़ करी। क्योंकि मेन जो था सूत्रधार अजमल कसाबी था, पूरा गैंग का लीडर। तो डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये आदमी ने वो जो हैंडलर्स थे, इंडियन हैंडलर्स है, इनके पास से बड़ी बड़ी तोड़ करी है, या ये आदमी ने वो मोबाइल ISA को बेचा होगा। ही कैन डू एनीथिंग। अभी आपके सामने उसका रोल आ गया है बोल के, तब अभी लगा हमको ये आदमी ने एक बड़ी देश विरोधी कार्रवाई इसने की है। जाहिर है मुंबई पुलिस के इस पूर्व अधिकारी के आरोपों ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के जांच को एक और एंगल दे दिया है। बात अब वसूली से आगे निकलकर देशद्रोह तक आ पहुंची है। देखना यह है कि क्या परमवीर सिंह के खिलाफ इसकी जांच भी होगी। मुंबई से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।